हम ये देखते हैं कि पेशेंट पहले क्या कर रहा है। अगर पेशेंट 2 साल से बेड पे ही पड़ा है, उसका डीबीएस नहीं होगा, चाहे वो 50 साल का हो। ऑब्लिक एक 100 साल का बंदा जो दुकान पे जा रहा है, स्कूटर चला रहा है, उसका डीबीएस होगा। एज इज जस्ट ए नंबर। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो पूरी उम्र लकड़ी लेके चलते रहे, लेकिन उन्हें ऑपरेशन नहीं कराया कि ऑपरेशन नहीं करवाना है, कि अपने घुटनों को लोहे का या स्टील का नहीं कराना है। ये मैं आज से बात कर रहा हूँ 10-15 साल की, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई, अब पेशेंट 50 साल की उम्र में बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमें नी रिप्लेसमेंट कर दो, हमें चलने में दिक्कत आ रही है। अवेयरनेस की बात है। इन एडिशन ड्रग रेजिस्टेंट ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ड्रग रेजिस्टेंट, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट ड्रग एडिक्शन में भी डीबीएस यूज होता है। नमस्कार, मैं कपिला और आज हम मौजूद हैं यहाँ रीजेंट पार्क में और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशित सावर, जो पार्किंसन डिसीज़ के रिगार्डिंग बहुत सी बातें हमें बताने वाले हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बताया आपने कि ये क्लिनिकल जो आपके है मूवमेंट है वो एक्चुअल में है क्या? पार्किंसन डिजीज में बेसिकली एक इनवॉलंटरी मूवमेंट डिसऑर्डर है। आदमी नहीं चाहता कि उसका हाथ काम पे, पर उसका हाथ काम पेगा। आदमी नहीं चाहता कि वो स्लो चले, पर वो स्लो चलेगा, क्योंकि दिमाग का एक हिस्सा सिकुड़ जाता है वक्त के साथ इस बीमारी में। और ये बीमारी जब दवा को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है तो पिक्चर में आता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, यानी कि डीबीएस। डीबीएस को अगर हम बहुत अच्छे से जानना चाहें तो हमें थोड़ा सा ब्रीफ करके बताएं कि ये एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है। डीबीएस एक्चुअली दवा के तरीके से काम नहीं करता है, तभी ये उन लोगों में काम करता है जिनको दवाई से फर्क नहीं पड़ता है। ये एक पैरेलल पाथवे से काम करता है और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में ब्रेन के उस हिस्से को स्टिमुलेट किया जाता है जो कि ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। इसमें दिमाग में हम 2 पतले पतले इलेक्ट्रोड डालते हैं और एक टनलर के थ्रू चेस्ट में एक छोटी सी बैटरी डलती है। फिर एक बाहर हमारे पास कंप्यूटर होता है, रिमोट की तरह जिसे हम यूज करते हैं। उसमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है, उससे हम कंट्रोल करते हैं किस फ्रीक्वेंसी, किस बैंडविड्थ पे हमने उसको स्टिमुलेट करना है, और जो पेशेंट को बेस्ट फ्रीक्वेंसी आती है उस पे स्टिमुलेट करते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि जो 65+ पेशेंट्स होते हैं जो इसके है ना वो होते हैं, लेकिन उसमें वो इस मेडिसिन इसके जो आपका ट्रीटमेंट है उसको नहीं लेना चाहते, वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं एज हो गई है, इसको लेने से क्या होगा। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपका बड़ा सही सवाल है, क्योंकि आज से कई साल पहले जब टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि स्टील ऑब्लिक टाइटेनियम के घुटने आए थे, तो ऐसे बहुत से लोग थे जो पूरी उम्र लकड़ी लेके चलते रहे, लेकिन उन्हें ऑपरेशन नहीं कराया कि ऑपरेशन नहीं करवाना है, कि अपने घुटनों को लोहे का या स्टील का नहीं कराना है। ये मैं आज से बात कर रहा हूँ 10-15 साल की, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई, अब पेशेंट 50 साल की उम्र में बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमें नी रिप्लेसमेंट कर दो, हमें चलने में दिक्कत आ रही है। अवेयरनेस की बात है। जैसे जैसे पार्किंसन डिजीज की अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को ये समझ में आएगा कि ये थेरेपी उन्हें आज़ादी देती है, आज़ादी डंडे से, आज़ादी दूसरे के सहारे से, आज़ादी बार बार गिरने से, तो फिर इस थेरेपी को जल्दी पिकअप किया जाएगा। और इसमें मास मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप लोगों को अवेयरनेस करनी चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि बेसिक एम हमारा नॉर्मल लाइफ वापस जीना है। सेकेंडली, डीबीएस बहुत सेफ प्रोसीजर है। डीबीएस की बहुत कम कॉम्प्लिकेशन होती हैं। कॉम्प्लिकेशन मेन होती है इन्फेक्शन तो किसी को किसी भी चीज़ से हो सकता है, और उसके अलावा डीबीएस की अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। अब तो ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्यूटर और न्यूरो नेविगेशन के माध्यम से होता है। अगर कोई पेशेंट ये इसका ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा इस पे? जो इम्प्लांट है वो रफली 7.5 लाख का आता है। हॉस्पिटल स्टे 3 से 4 दिन का होता है, 3 to 4 days। और जो बाकी कॉस्ट लगा के आप लगा लीजिए कि 8 लाख 10 हज़ार के करीब का होता है। ये जलंधर में अवेलेबल है ट्रीटमेंट? नहीं मैम, एक्चुअली मैं फोर्टिस मोहाली में काम करता हूँ, और इसको एक्चुअली एक आदमी नहीं कर सकता, एक टीम चाहिए। जैसे मैं भी एम्स से हूँ, डॉक्टर अनुपम जिंदल हमारे न्यूरोसर्जन भी एम्स से हैं, हमारे न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो भी एम्स से हैं, तो एक टीम ही कर पाती है। और पहले ये प्रोसीजर सिर्फ एम्स में होता था। तो हालांकि हम एक मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिक रन करते हैं जलंधर में। डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कैसे वर्क करेगा? डिप्रेशन में बेसिकली दिमाग का डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि किसी को बिजनेस में घाटा हो गया, किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। डिप्रेशन बिना कारण के भी होता है, जिसे एंडोजेनस बोलते हैं। डीबीएस दोनों में काम करता है, कारण वाले में भी और बिना कारण वाले में भी। उसमें दिमाग का जो हिस्सा बुझ जाता है उसको स्टिमुलेट करते हैं। एक्चुअली डिप्रेशन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है। 90% लोग डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, उन्हें शर्म आती है कि हम जाएंगे।
और उसकी वजह से फैमिलीज इफेक्ट होती हैं। डिप्रेशन हैज टू बी पिक्ड अप, किसी को शर्म नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, तो इस चीज़ को फेस करना चाहिए और फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि आजकल लाइफस्टाइल है, बहुत से लोगों को डायबिटीज़ भी है, डायबिटीज़ होने के साथ साथ उसको पार्किंसंस भी है, तो क्या ये जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या ये डायबिटीज़ को भी कुछ नहीं, पर डायबिटीज को कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग तक सीमित है। डायबिटीज के लिए हर मरीज को कम चीनी खानी चाहिए और अपने डॉक्टर की, मतलब ये जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, अगर उस पेशेंट को भी डायबिटीज़ है तो वो क्या मेडिसिन ले सकता है? जो मर्जी करे, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना डायबिटीज से, ना डायबिटीज की दवा से, ना उसकी बाकी कॉम्प्लिकेशन। हार्ट हेल्थ पे कोई फर्क इसका हार्ट से भी कोई लेना देना नहीं है, डीबीएस का सिर्फ और सिर्फ दिमाग से लेना देना सिर्फ ये दिमाग पे वर्क करेगा, बॉडी पार्ट सही रहेगा। करेगा। इट इज जो इसमें स्फीयर बनता है वो 1 mm का होता है, वो दिमाग में भी, पूरे दिमाग में नहीं वर्क करता, दिमाग के एक स्पेसिफिक हिस्से को ही स्टिमुलेट करता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पार्किंसन के पेशेंट्स को अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, अपनी डाइट में उनको खूब सारा कैल्शियम लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, और जो भी दवाइयाँ उनको दी जाती हैं ईमानदारी से दवा लेनी चाहिए, और जैसे डॉक्टर ने बताया होता है कि खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद खानी है, वैसी ही खानी चाहिए। पार्किंसन एक फुली ट्रीटेबल बीमारी है जिसमें आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, प्रोवाइडेड वो ईमानदारी से दवा खाए और डॉक्टर की बात माने। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर निशित सावल, जिन्होंने पार्किंसन से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें तंदुरुस्त नमा के साथ। नमस्कार।